नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियोस में हमने बात करी थी सेल यानी कोशिकाओं के बारे में। उसके अंदर हमने पढ़ा था प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल्स, सेल ऑर्गेनल्स, कोशिकांगों के बारे में, सेल्स की डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होती है उनके बारे में हमने बात की थी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है उनके बारे में। और सेल क्योंकि हमारी बॉडी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो है यानी संरचनात्मक और कार्यात्मक जो इकाई है उसकी हमने कंप्लीट बात कर ली थी। आज का जो वीडियो होने वाला है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, न्यूक्लिक एसिड्स यानी न्यूक्लिक अम्लों के बारे में। तो बिना किसी देरी के आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हेलो गाइस, दिस इज मी योगेश, और एक बार फिर से आप सभी का आपके फेवरेट चैनल साइंस अप पर स्वागत करता हूँ। तो ये जो वीडियो है ये होने वाला है अपना जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड की सीरीज चल रही है उसका 7th वीडियो ये होने वाला है। और उससे पहले हम बात कर चुके हैं सेल्स की डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के बारे में। उसमें अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है प्लेलिस्ट का, वहाँ पे आपको पूरी प्लेलिस्ट जो है अवेलेबल करवाई गई है, वहाँ से आप आसानी से देख सकते हैं। और स्टार्टिंग की जो वीडियोस हैं उनमें आपको थोड़ा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, फोकस रिलेटेड प्रॉब्लम्स में आपको बता दूं, तो प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। लेकिन अब जो है आने वाली जो वीडियोस हैं इनमें किसी प्रकार का आपको कोई प्रॉब्लम्स देखने को नहीं मिलेंगी। आई विल ट्राई माय बेस्ट, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से चीज़ें यहाँ पे समझ आएँ और किसी प्रकार की जो प्रॉब्लम है आपको ना हो। तो पुरानी वीडियोस आप देखिए और छोटे छोटे जो पॉइंट्स थे वो हम देख चुके थे। और एनसीईआरटी के बेसिस पे हमने देखा था कि क्लास 11th का जो चैप्टर है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, उसी को हमने कंप्लीट कवर कर लिया था। और क्योंकि आपके सिलेबस में 90 क्वेश्चंस में आपको बार बार जो सिलेबस है वो रिवाइज करवाता जाता हूँ ताकि आप सिलेबस याद कर चुके हों। जब तक आप चीज़ों को पढ़ेंगे तो आपको सिलेबस याद हो जाए। तो और आज जो है हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, न्यूक्लिक एसिड्स, और इसी प्रकार से हम चलेंगे। अब मैं ये सब हो सकता है एक दो टॉपिक हम आगे पीछे देख लें, क्योंकि क्या होगा कि न्यूक्लिक एसिड्स पढ़ने के बाद हम थोड़ा सा बायोमोलिक्यूल्स के बारे में जानेंगे, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड्स एक प्रकार के बायोमोलिक्यूल्स है। उसके बाद हम प्रोटीन सिंथेसिस और आरएनए वगैरह के बारे में देखेंगे। डीएनए आरएनए तो इसके अंदर हमको पढ़ना ही है। न्यूक्लिक एसिड्स आप जानते हैं दो प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए, जो कि एक प्रकार के जो है हमारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बहुत ही जरूरी, वेरी इंपॉर्टेंट जेनेटिक मटेरियल, आनुवंशिक पदार्थ वो होते हैं। तो उनके बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। आज का क्लास जो है वो एक इंट्रोडक्शन क्लास होने वाला है कि न्यूक्लिक एसिड्स होते क्या हैं, इनके क्या क्या उपयोग हैं, इनकी स्ट्रक्चर क्या होती है, किस प्रकार से जो है ये, क्योंकि पॉलीमर्स होते हैं तो मोनोमर इनके क्या है, कौन कौन सी यूनिट जो है इनकी मोनोमर्स होती हैं। तो यही सारी चीज़ें हम जो है आज की क्लास में देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। अब ये जो चैप्टर है आपका, ये जो टॉपिक है, सॉरी, ये जो टॉपिक है अपना न्यूक्लिक अम्ल, में एक बार यहाँ पे हिंदी में लिख देता हूँ, न्यूक्लिक अम्ल इसको हम बोलते हैं। और ये एनसीईआरटी बेस आपके जो है मजबूत अगर होगा तो आपकी जो है एग्जाम जो है आसानी से आप क्लियर कर सकते हैं। और जैसा कि आपको पता है सिलेबस, जिस भी बच्चे ने अगर सिलेबस देखा हुआ है तो सिलेबस में आपको पता चलेगा कि सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी के 90 क्वेश्चंस आपको वहाँ से मिलेंगे। यानी कि मैं आपको 100% कह सकता हूँ कि 80% जो सिलेबस है आपको एनसीईआरटी बुक से मिलता है। आप भले ही प्रीवियस ईयर पेपर्स आप उठा के देख सकते हैं, आपको 80% जो क्वेश्चंस हैं वो एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं वहाँ से आपको मिलते ही मिलते हैं। तो बिना किसी देरी के आज हम बात करेंगे न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर को। इसका नाम है न्यूक्लिक एसिड। तो ये हमने देख लिया था। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ये जो डायग्राम है आप ध्यान से देखिए, ये है सेल। सेल के अंदर जो है हमने न्यूक्लियस पढ़ा था, ठीक है। न्यूक्लियस की हमने बात की थी सेल के अंदर, और इसी न्यूक्लियस के अंदर जो है प्रेजेंट होता है अपना जेनेटिक मटेरियल। हिंदी में अगर इसकी बात करें तो इसको बोलते हैं आनुवंशिक पदार्थ, ठीक है। आनुवंशिक पदार्थ ये होता है। और जो जेनेटिक मटेरियल है ये मेनली दो प्रकार के देखने को मिलते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, डीएनए और आरएनए। अब ये जो डीएनए और आरएनए है यही कहलाते हैं न्यूक्लिक एसिड्स या न्यूक्लिक अम्ल, इनको हिंदी में हम बोल देते हैं। तो आपको समझ आ रहा होगा। तो क्योंकि लास्ट जो वीडियो अगर आपने देखा है तो उसमें हमने बात की थी सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल की। और ये जो जेनेटिक मटेरियल है ये हमने क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर के रूप में भी हमने पढ़ा था।
इसके अलावा हमने क्रोमेटिन फाइबर के रूप में भी हमने पढ़ा था। दो रूप से हमने इसको देखा था। तो मैं आपको बता दूं, एक बार डायग्राम बना के, ये सब चीज़ें आपको समझ आ रही हैं मेरे ख्याल से। इसमें हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से जो है, मैं एक बार डायग्राम बनाता हूँ यहाँ पे। ये है अपना क्रोमोसोम। अब ये जो क्रोमोसोम है, इसका एक आर्म मैंने यहाँ से ले ली, ठीक है। जैसा कि अब देख पा रहे हैं, यहाँ से हमने एक आर्म इसकी ले ली है। अब ये जो है, इसके ऊपर जो है डीएनए बिल्कुल रेप्ड होता है, लास्ट वीडियो में हमने देखा था। अब मैं अगर उस डीएनए को यहाँ से थोड़ा सा निकालता हूँ खींच के, 2.2 मीटर लंबा अपने ह्यूमन बॉडी के अंदर डीएनए पाया जाता है, ये आप जानते हैं। उसको अगर मैं यहाँ से निकालता हूँ, क्योंकि हम उसकी स्ट्रक्चर देखेंगे, तो यहाँ से जो डीएनए है, ये डीएनए इसके चारों तरफ जो लिपटा हुआ है, इसको हम यहाँ पे बाहर निकालते हैं। तो ये जो है हिस्टोन प्रोटीन मैंने आपको बताया था, उसके चारों तरफ लिपटा हुआ ये होता है, ठीक है। ऐसे हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ उसको भी हम निकाल लेंगे। तो ये जो है, ये तो है अपना क्रोमोसोम। हिंदी में अगर मैं इसका नाम बताऊं तो गुणसूत्र इसको बोलते हैं। ये है फिर क्रोमेटिन फाइबर। और अगर इसमें से जो है हिस्टोन प्रोटीन को सेपरेट कर दे, तो तब जो बचेगा अपना, उसको हम बोलेंगे डीएनए। क्रोमेटिन फाइबर में से जो है माइनस कर दूं हिस्टोन जो प्रोटीन है, उसको अगर हम बाहर निकाल लेते हैं, तो अपना क्या बच जाएगा, डीएनए, ठीक है। ये स्टोरी है डीएनए की, ठीक है। तो सपोज कीजिए कि हमने एक सेल में से जो क्रोमोसोम उसको सेपरेट किया, उसमें से क्रोमेटिन फाइबर निकाले, उसमें से हिस्टोन प्रोटीन को अलग कर दिया। अब हम पढ़ेंगे डीएनए। तो ये जस्ट एक ओवरव्यू मैंने बता दिया, ठीक है। उससे आपको समझ आया होगा कि डीएनए कहाँ पे उपस्थित होता है। अब आपको लग रहा होगा कि क्या सर बिल्कुल बेसिक चीजें आप बता रहे हैं। मुझे लगता है कि एग्जाम में जो है हम बड़ी चीजों पे ज्यादा फोकस करते हैं, और वहाँ पे हम जो है गलतियां नहीं करते बिल्कुल भी। और हमारी गलतियां कहाँ हो जाती है, बेसिक्स के अंदर। बेसिक्स के अंदर जो है हम मात खा जाते हैं। तो अगर अब जो है बिना किसी देरी के अब अपने चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। आपको समझ आया होगा जेनेटिक मटेरियल के बारे में। और हमको यहाँ पे क्या पढ़ना है, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। अब न्यूक्लिक एसिड पढ़ना है तो हम जानेंगे कि ये क्या चीज है, ठीक है। तो ये एक प्रकार का पॉलीमर है। पॉलीमर मतलब बहुलक है, प्रकार का पॉलीमर है, बहुलक है। और इसकी जो मोनोमर यूनिट है, मोनोमर जो यूनिट है इसकी, वो कहलाती है न्यूक्लियोटाइड। हिंदी में भी इसको न्यूक्लियोटाइड ही बोलेंगे, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं इट इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड यूनिट्स, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी न्यूक्लियोटाइड यूनिट्स होती हैं, ठीक। जैसे कि ये न्यूक्लियोटाइड यूनिट, फिर ये न्यूक्लियोटाइड यूनिट, ये न्यूक्लियोटाइड यूनिट, और ये सब मिलकर एक जो है लंबी चेन बना लेती है, ठीक है। बहुत ही लंबी लॉन्ग चेन का निर्माण करती है, और यही जो है पॉलीमर कहलाता है। और यही जो पॉलीमर है, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड, ठीक। तो ये आपको समझ आया होगा, एक प्रकार का पॉलीमर है, इसकी मोनोमर यूनिट न्यूक्लियोटाइड कहलाती है, ठीक है। तो अब जो है अगर हम बात करें कि किसने जो है इसकी खोज की, तो न्यूक्लिक एसिड जो है इसकी डिस्कवरी जो है वो की थी, आप लिख सकते हैं यहाँ पे, इसकी जो खोज है डिस्कवर्ड बाय फ्रेडरिच मिचर। तो ये आपने ग्रेजुएशन में भी पढ़ा होगा, 12th में भी पढ़ा होगा। फ्रेडरिच जो मिचर है, इसको हिंदी में लिखते हैं फ्रेडरिच मिचर। इन्होंने जो है खोज की थी किसकी, न्यूक्लिक एसिड्स की। और न्यूक्लिक एसिड्स की खोज करने के बाद न्यूक्लिक एसिड जो नाम दिया, ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल जो वर्ड है, ये किसके द्वारा दिया गया था। अगर इसकी बात करें तो ये जो वर्ड है, वर्ड गिवन बाय, आप ये नोट करते चलिए साथ के साथ, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड जो वर्ड है, ये जो दिया था, आप यहाँ से आप समझ पा रहे हैं, आप अपनी लैंग्वेज में इसको लिख सकते हैं पॉइंट बना के। मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये जो वर्ड है ये दिया था अल्टमैन द्वारा, ठीक है। और ये जो बात है वो है 1899 की। और अगर बात करें कि इसकी डिस्कवरी जो है, इसकी खोज जो है वो की गई थी 1860
9 के अंदर। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें थी जो आप नोट कर सकते हैं। फिर जो है हम इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे, क्योंकि वही बहुत ज़्यादा जरूरी है हमको समझने के लिए। तो न्यूक्लिक एसिड में हम क्या क्या बात कर चुके हैं कि ये पॉलीमर्स होते हैं, और इनकी जो मोनोमर यूनिट है वो न्यूक्लियोटाइड होती है। न्यूक्लियोटाइड की बहुत सारी मोनोमर यूनिट्स मिलकर जो है एक पॉलीमर बनाती है, जिसको न्यूक्लिक एसिड्स हम बोलते हैं। ठीक है, दो प्रकार के न्यूक्लिक एसिड्स हमको यहाँ पे पढ़ने हैं, एक डीएनए पढ़ना है, एक आरएनए पढ़ना है। दोनों ही जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जेनेटिक मटेरियल है, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जैविक पदार्थ है। ठीक है, अपने बॉडी के या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के। ठीक है, तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि न्यूक्लिक एसिड्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल मटेरियल ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, तो वो भी आप लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। और यही चीज़ें जो है छोटी सी चीज़ें थी, ये आपको समझ आया होगा। अब जो है मैं इसको मिटा देता हूँ, आपने नोट किया होगा। अब हम बात करेंगे इसकी स्ट्रक्चर की। तो जो न्यूक्लिक एसिड है उसकी जो स्ट्रक्चर है वो 3 चीज़ों से मिलकर बनी होती है, यानी 3। एक न्यूक्लियोटाइड जो है उसकी हम बात करेंगे, और एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या क्या चीज़ें उपस्थित होती हैं उनकी यहाँ पे हम बात करेंगे। आज की क्लास में सिर्फ हम यही समझेंगे कि एक न्यूक्लियोटाइड यूनिट जो है उसकी स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें उपस्थित होती है। ठीक है, तो अब जो है हम बात करेंगे न्यूक्लियोटाइड के बारे में। तो आप पॉइंट डाल के लिखिए, न्यूक्लियोटाइड्स आर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। लिख लीजिए आप यहाँ पे, क्योंकि एक प्रकार का मॉलिक्यूल है। ठीक है, और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर जो है न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, यानी कि एक बहुत जटिल, हिंदी में अगर मैं लिखूं यहाँ पे, जटिल अणु ये होता है। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड जो है, न्यूक्लियोटाइड हिंदी में न्यूक्लियोटाइड ही बोलेंगे इसको। तो न्यूक्लियोटाइड जो है एक जटिल अणु होता है। ठीक है, अब उसके अंदर जो है 3 सब यूनिट्स होती है। सब यूनिट्स का ये बना होता है, 3 सब यूनिट हमको इसके अंदर पढ़नी है। ठीक है, पहले हम जो है न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर क्योंकि हम पढ़ लेंगे, तो हमको फिर डीएनए और आरएनए पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। इसीलिए हम यहाँ जो है यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 सब यूनिट इसके अंदर हमको पढ़नी है। पहली जो सब यूनिट है वो हमको बात करनी है पेंटोज शुगर के बारे में। ये एक मॉलिक्यूल जो है, कंपाउंड है जो इसके अंदर उपस्थित होता है। दूसरा जो है फॉस्फेट ग्रुप इसके अंदर उपस्थित होता है। थर्ड जो है नाइट्रोजिनस बेस इसके अंदर उपस्थित होता है। और यही 3 चीजें जो है हम आज की क्लास में इनकी बात करेंगे, और इनकी स्ट्रक्चर वगैरह देखेंगे, और किस प्रकार से जो है इसका अरेंजमेंट होता है न्यूक्लियोटाइड के अंदर, उनकी हम यहाँ पे बात करेंगे। तो ये चीज़ जो है आप नोट कीजिए। और एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बता दूं पहले ही, फिर हम आगे भी इसको देखेंगे। तो एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस ये मिलकर बनाते हैं न्यूक्लियोसाइड। और फिर अगर इसके अंदर जो है ये दोनों मिलने के बाद जो है न्यूक्लियोटाइड अगर उसको बनाना है न्यूक्लियोसाइड को, तो फॉस्फेट ग्रुप जो है उसको अंदर हम उसको जोड़ देंगे। अब एक एक को लेके हम यहाँ पे पढ़ेंगे, तो एक बार नोट कीजिए। इसका स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। अब जो है हम बात करेंगे सबसे पहले पेंटोज शुगर की। अब आपका टॉपिक स्टार्ट हो चुका है। स्ट्रक्चर जो है एक कॉम्प्लेक्स जो मॉलिक्यूल है न्यूक्लियोटाइड, उसकी स्ट्रक्चर हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। अब जो है हम बात करेंगे पेंटोज शुगर की। पहला जो है न्यूक्लियोटाइड की पहली जो सब यूनिट है पेंटोज शुगर, इसकी हम बात करेंगे। ठीक है, तो इसकी अगर हम बात करें, एक प्रकार का जो है शुगर ये है जिस प्रकार से जो है लैक्टोज शुगर होती है, माल्टोज शुगर होती है, गैलेक्टोज शुगर होती है। इसके अलावा और भी प्रकार के हमने शुगर्स पढ़ी, फ्रक्टोज होती है, उसी प्रकार पेंटोज शुगर है। और इसकी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो हम अलग कलर से इसको बना लेते हैं, थोड़ा अट्रैक्टिव लगेगा, कुछ तो होना चाहिए ना अलग। ठीक है, ये एक ऑक्सीजन यहाँ पे उपस्थित होता है, एक कार्बन यहाँ पे उपस्थित होगा, एक कार्बन यहाँ पे उपस्थित होगा, और ये जो है पेंटोज शुगर बनकर अपनी तैयार है। इसके अंदर अभी कंप्लीट स्ट्रक्चर ये नहीं है, तो यहाँ पे OH उपस्थित होगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन उपस्थित होगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन यानी OH ग्रुप जिसको हम बोलते हैं, OH यहाँ पे उपस्थित होगा। यहाँ की अगर बात करें तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन और एक OH यानी एल्कोहल
OH जो ग्रुप है इसको बोलते हैं एल्कोहल ग्रुप, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो ये जो स्ट्रक्चर किसकी है, पेंटोस शुगर की। और अगर मैं फॉर्मूला इसका लिखूं तो C5 इसमें होने चाहिए, कार्बन 5, हाइड्रोजन 10, O5, ये इसका फॉर्मूला होना चाहिए। और आप गिन सकते हैं, ये इसका फॉर्मूला है और आप गिन सकते हैं यहाँ पे 5 कार्बन उपस्थित होंगे। मैं एक बार नंबरिंग कर देता हूँ, उससे और आपको क्लियर हो जाएगा। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन यहाँ पे उपस्थित है। 10 यहाँ पे हाइड्रोजन है, 1 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। और ऑक्सीजन जो है वो भी यहाँ पे 5 ऑक्सीजन उपस्थित है, 1 2 3 4 5, तो 5 ऑक्सीजन, C5H10O5। ये जो फॉर्मूला है ये है राइबोज शुगर का। किसका, राइबोज शुगर ये है। अब आपको पता हो अगर, तो राइबोज जो शुगर है ये उपस्थित किसके अंदर होती है, RNA के अंदर, ठीक है। राइबोज शुगर है वो उपस्थित होती है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड इसका नाम है, आपको पता चल रहा होगा। तो राइबोज जो शुगर है वो RNA के अंदर उपस्थित होती है। तो DNA के अंदर कौन सी शुगर उपस्थित होती है, तो उसकी अगर स्ट्रक्चर की हम बात करें तो आप यहाँ पे देखिएगा, ये जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल एग्जैक्ट सेम स्ट्रक्चर में यहाँ पे बनाने वाले हैं। पहले तो वही, क्योंकि पेंटोस शुगर DNA के अंदर भी उपस्थित होती है, तो वही जो स्ट्रक्चर है हम यहाँ पे बनाएंगे। आपको ये स्ट्रक्चर दिख रही होगी साफ साफ, ठीक है। सेम स्ट्रक्चर हमने बनाई है। तो फिर डिफरेंस क्या है, ये राइबोज शुगर है, वहां पे हमको क्या बनानी है, डी राइबोज शुगर, डीऑक्सी राइबोज शुगर। तो इसका जो नाम होता है, DNA के अंदर कौन सी शुगर पाई जाती है, डीऑक्सी राइबोज। ये जो शुगर है ये उपस्थित होती है DNA के अंदर। अब यहाँ पे इसका क्या फॉर्मूला होता है, C5H10O4। इसीलिए इसका नाम जो है, यहाँ पे ऑक्सीजन का एक मोलिक्यूल, एक जो एटम है वो कम हो गया, ठीक है। और वो कम होता है कहाँ से, यहाँ से जो है एक ऑक्सीजन निकल जाता है, यहाँ पे सिर्फ एक हाइड्रोजन बच जाता है। अब इसके पास जो है 5 कार्बन, हाइड्रोजन 10 और 4 ऑक्सीजन बचे हैं। क्यों, क्योंकि जो है DNA के अंदर डीऑक्सी राइबोज शुगर पाई जाती है। और आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, डीऑक्सी मतलब ऑक्सीजन जो है, एक ऑक्सीजन का एटम जो है यहाँ से बाहर निकल गया, तो इसीलिए डीऑक्सी राइबोज शुगर ये कहलाती है। आपको ये समझ आया होगा। और दोनों स्ट्रक्चर आप नोट कीजिए एक बार। पेंटोस शुगर जो है 2 प्रकार की हमको पढ़नी है यहाँ पे, एक तो राइबोज शुगर, एक डीऑक्सी राइबोज शुगर जो कि DNA में पाई जाती है। और दोनों के फॉर्मूले भी आपको दिख रहे होंगे। तो ये जो है आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब जो है हम बात करेंगे नाइट्रोजनस बेस की, तो ये आपको समझ आया होगा। और ये आपने जो है दोनों स्ट्रक्चर नोट की होगी, इसका स्क्रीनशॉट लिया होगा। ये भी आपको पता चला होगा कि क्यों जो है DNA के अंदर डीऑक्सीराइबोज जो शुगर है उसका फॉर्मूला क्या है, ये भी आपने देखा होगा। और इसकी स्ट्रक्चर जो है आगे जाके आपको बहुत काम आने वाली है, तो इसीलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया। दूसरा जो है सब यूनिट है जो कि न्यूक्लियोटाइड में काम आती है, वो है अपनी नाइट्रोजनस बेस। टोटल 5 नाइट्रोजनस बेस हैं जो कि हमको यहाँ पे पढ़ने हैं। और वो दो टाइप से उनको डिवाइड किया गया है। तो नाइट्रोजनस जो बेस है वो 2 टाइप से इनको डिवाइड किया गया है। एक है प्यूरिन, दूसरा है पायरिमिडिन, ठीक है। एक है प्यूरिन, दूसरा है पायरिमिडिन। आपको समझ आ रहा होगा, हिंदी और इंग्लिश में भी इनके यही नाम है। फिर भी मैं लिख देता हूँ, प्यूरिन, पायरिमिडिन, ठीक है। 5 नाइट्रोजनस बेस हैं जिसमें से 2 जो हैं वो है प्यूरिन के अंदर, और 3 जो हमको पढ़ने हैं पायरिमिडिन के अंदर। इसके अंदर है एडेनिन, गुआनिन, ठीक है। ये आपको, अगर यहाँ आपको सही से दिखाई नहीं दे रहा तो मैं एक बार इसको नीचे लिख देता हूँ। एक तो है एडेनिन, दूसरा जो है गुआनिन, ठीक है। इसकी बात करें पिरामिडिन्स की, इसके अंदर जो है 3 हमको पढ़ने हैं, थायमिन, और थर्ड जो है यूरासिल।
ये आप नोट कीजिए, तीनों के तीनों इधर के और दो जो है प्यूरिन के अंदर। तो कुल जो है 5 नाइट्रोजनस बेस जो है दोनों डीएनए या आरएनए उनके अंदर पाए जाते हैं, 5 प्रकार के। तो 2 वर्गों में उनको क्लासिफिकेशन उनका किया गया, तो ये प्यूरिन्स और पायरिमिडिन्स। और प्यूरिन जो है उसके अंदर 2 प्रकार के नाइट्रोजनस बेस है, एडेनिन, गुआनिन। और पायरिमिडिन जो है उसके अंदर 3 प्रकार के नाइट्रोजनस बेस है, थायमिन, साइटोसिन और यूरासिल। हिंदी में इनके सेम यही नाम है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार, फिर जो है मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताऊंगा। तो अगर आपने स्क्रीनशॉट लिया है तो मैं आपको बता दूं कि जो डीएनए या फिर हम बात करें आरएनए की, जो डीएनए है उसकी अगर हम बात करें तो उसके अंदर भी इनमें से जो है 5 में से सिर्फ 4 प्रकार के जो नाइट्रोजनस बेस है वो पाए जाएंगे। उसी प्रकार जो आरएनए है उसके अंदर भी सिर्फ 4 नाइट्रोजनस बेस है वो उपस्थित होंगे। तो इतना तो आपको पता होगा कि जो है प्यूरिन और पायरिमिडिन हमेशा ये जो दोनों हैं वो बॉन्डिंग बनाते हैं हमेशा, ठीक है। एक प्यूरिन होगा तो एक पायरिमिडिन के साथ वो जॉइंट होगा। और दो जो स्ट्रैंड है, क्योंकि अगर आपने पढ़ा है वॉटसन एंड क्रिक ने जो डबल हेलिकल मॉडल दिया था डीएनए का, उसमें आपने देखा होगा कि 2 स्ट्रैंड होते हैं डीएनए के, वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। मैं आपको समझाऊं तो अगर जैसे एक जो स्ट्रैंड है अगर उसका टुकड़ा हम लें, जैसे कि ये एक बहुत लंबा डीएनए 2.2 मीटर का, उसको हमने काट लिया बीच में से, तो अगर एक स्ट्रैंड उसका इस साइड उसका मुंह है तो एक स्ट्रैंड जो है उसका इस साइड होगा, और ये अटैच जो होंगे बीच में से जो जुड़े हुए होंगे। तो अगर इस जो स्ट्रैंड है ये जो है सिरा जो है इसके ऊपर अगर यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस पिरिडीन है, ठीक है, पायरिमिडिन है, तो उधर की साइड जो है वो अटैच होगा प्यूरिन से, ठीक है। और इसका जो अटैचमेंट है वो भी हम देखेंगे। तो ये आप छोटी सी चीज़ थी जो आपने समझी होगी, तो ये भी आप लिख लीजिए, इसको मिटा देता हूँ। और चीज़ जो है हमको यहाँ पे बाकी है समझाना, और इसके अंदर हम बात करें तो न्यूक्लिक एसिड जो है वो 2 टाइप के हैं, डीएनए और आरएनए। मैं पहले ही आपको बता दूं कि कौन सा जो न्यूक्लिक एसिड इसके अंदर कौन कौन से नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं। तो बात करें अगर डीएनए के अंदर, उसके अंदर जो ए है वो अटैच होगा टी से, और जो सी है वो अटैच होगा जी से। अभी ये भी बताऊंगा कि यहाँ पे डबल बॉन्ड क्यों उपयोग लिया और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड क्यों उपयोग लिया, ये आपको ध्यान रखना है। ये प्यूरिन है, इधर जो है ये प्यूरिन है और ये अटैच है, ये पायरिमिडिन से, उधर जो है ये भी पायरिमिडिन है, इससे अटैच है। उसी प्रकार जो आरएनए है इसके अंदर जो है अटैचमेंट होगी वो डबल बॉन्ड यूरासिल के साथ, यानी यहाँ पे एडेनिन जो है वो पिरिमिडिन का जो यूरासिल है उसके साथ अटैच होगा, और यहाँ पे जो है सी तो जी के साथ ही अटैच होगा। तो टोटल जो है एक जो न्यूक्लिक एसिड है उसके अंदर 4 प्रकार के ही नाइट्रोजनस बेस उपस्थित होंगे, ठीक है। क्या होता है कि जो पिरिडीन है, क्या होता है कि जो पायरिमिडिन है उसमें डीएनए के अंदर तो जो है थायमिन उपस्थित होता है, जबकि बात करें आरएनए की तो वहां पे जो है यूरासिल उसकी जगह आ जाता है या ले लेता है। तो अब हम बात करेंगे प्यूरिन और पायरिमिडिन की स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। तो ये छोटी सी चीज मैं आपको समझाना चाह रहा था, आपको समझ आई होगी, इतने छोटे बच्चे आप हैं नहीं। ये छोटी सी चीज आपको समझ आई होगी मेरे ख्याल से। अब जो है हम बात करें अगर इसकी स्ट्रक्चर की, तो एक हम पढ़ रहे हैं प्यूरिन, दूसरा बात करें हम पायरिमिडिन, ठीक है। ये 2 स्ट्रक्चर जो है हम पढ़ रहे हैं। इसके अंदर क्या होता है, इसकी जो स्ट्रक्चर है, एक तो यहाँ पे हेक्सागोनल रिंग होगी इसके पास, और एक जो रिंग है इसके पास होगी पेंटागोनल, ठीक है। जबकि अगर यहाँ पे बात करें तो इसकी जो स्ट्रक्चर है वो सिर्फ हेक्सागोनल होगी, ठीक है। इसके अंदर जो है 2 नाइट्रोजन एटम उपस्थित होंगे और 4 कार्बन एटम उपस्थित होंगे। जबकि बात करें इसकी तो इसके अंदर जो है 5 नाइट्रोजन एटम उपस्थित होंगे और जबकि 6 कार्बन एटम उपस्थित होंगे, और 5 ही जो है कार्बन एटम्स उपस्थित होंगे। इनकी स्ट्रक्चर अभी हम देखेंगे, ये मैंने जस्ट आइडिया आपको दिया है, क्योंकि अभी जब हम आगे देखेंगे तो अलग अलग नाइट्रोजनस बेस है तो उनकी अलग अलग स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगी। जैसे एडेनिन की अलग थोड़ी स्ट्रक्चर है, गुआनिन की थोड़ी अलग स्ट्रक्चर है, पिरिमिडिन में भी अगर हम बात करें थायमिन की थोड़ी अलग स्ट्रक्चर है। लेकिन मेनली जो रिंग की बात करें तो इसके अंदर जो है पेंटागोनल प्लस हेक्सागोनल रिंग इसके अंदर उपस्थित होगी, और ये जो रिंग है इसको बोला जाता है पेंटागोनल इमिडाजोल रिंग,
ठीक है। यानी प्यूरिन जो है उसके अंदर जो रिंग उपस्थित होगी पेंटागोनल इमिडाजोल रिंग, उसके साथ जो है हेक्सागोनल रिंग अटैच होगी। जबकि बात करें पिरिडीन की, इसके अंदर सिर्फ जो है हेक्सागोनल रिंग उपस्थित होगी। और ये जो है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं। ठीक है, ये आपको सही से नहीं दिख रहा होगा, मैं दूसरे मार्कर से यहाँ पे लिख देता हूँ। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड ये होते हैं। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं? जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा अदर एटम्स जो है प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है। हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आपने पढ़ी है बीएससी वगैरह में, ग्रेजुएशन में, तो आपको समझ आया होगा कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक टॉपिक चलता है। उसके अंदर हम बात करेंगे जब नाइट्रोजन यहाँ पे बेंजीन रिंग के अंदर आ जाता है। ठीक है, एक हेक्सागोनल रिंग है, इसके अंदर क्योंकि नाइट्रोजन भी उपस्थित है तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड ये बन जाता है पिरिमिडीन। और ये आपको समझ आया होगा, इसके अंदर 2 नाइट्रोजन एटम उपस्थित होते हैं, 4 कार्बन एटम्स उपस्थित होंगे। जबकि बात करें प्यूरिन की जो रिंग है उसके अंदर पेंटागोनल आइडोजोल रिंग भी उपस्थित होती है और हेक्सागोनल रिंग उसके साथ अटैच होती है, जिसके अंदर 5 नाइट्रोजन 5 कार्बन एटम्स उपस्थित होते हैं इस रिंग के अंदर। इसकी स्ट्रक्चर, क्योंकि अलग अलग नाइट्रोजनस बेस के अलग अलग स्ट्रक्चर है, उनको हम देख लेंगे। ये बस मैंने एक आइडिया के लिए आपको समझाया, तो ये जो है आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, और जिसमें हम नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें हम बात करेंगे फॉस्फेट ग्रुप्स की। ठीक है, तो 3 चीजें हमको पढ़नी थी न्यूक्लियोटाइड के अंदर। पेंटोस शुगर हमको पढ़नी थी, जो हमने देख ली। दोनों स्ट्रक्चर डीऑक्सीराइबोस पेंटोस शुगर की और राइबोस पेंटोस शुगर, दोनों जो है डीएनए और आरएनए में क्योंकि अलग अलग स्ट्रक्चर के साथ पाई जाती है, तो वो हमने पढ़ लिया। हमने बात कर ली नाइट्रोजनस बेस की, क्योंकि 5 प्रकार के नाइट्रोजनस बेस जो है दोनों मॉलिक्यूल में न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर पाए जाते हैं, उनकी हमने बात कर ली है। क्योंकि 2 चीजों में उनका क्लासिफिकेशन है, प्यूरिन और पिरिमिडीन। दोनों की स्ट्रक्चर भी हमने देख ली किस प्रकार की होती है। अब जो है हम लास्ट जो अपना सब यूनिट है न्यूक्लियोटाइड की, जिसका नाम है फॉस्फेट ग्रुप, उसकी हम बात करेंगे। ठीक है, तो अब उसकी बात कर लेते हैं हम। उसी के साथ जो है आज न्यूक्लियोटाइड बना के हम उसको यहीं पे छोड़ देंगे, और कल से जो है हम न्यूक्लियोसाइड के बारे में भी देखेंगे, और कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वो अभी हम बात कर लेंगे। तो अब थर्ड जो है आपका, आप मेरे ख्याल से आप पॉइंट वाइज चल रहे होंगे, तो अच्छा है। फॉस्फेट ग्रुप की हम यहाँ पे बात करेंगे। अब अगर मैं आपको बताऊं कि फॉस्फेट ग्रुप जो है वो कहाँ से आता है न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर, तो उनकी अगर बात करें चाहे फॉस्फोरिक एसिड जो है, फॉस्फोरिक एसिड उसको हम बोल सकते हैं, या फिर उसको बोल सकते हैं ऑर्थो, उसको बोल सकते हैं ऑर्थो फोरिक एसिड। और बात करेंगे इसकी स्ट्रक्चर की, जो है कुछ इस प्रकार की होती है। ठीक है, ये इसकी स्ट्रक्चर है। उसके फॉर्मूले की अगर बात करें तो PH3PO4 ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। अब इसी के एक एंड पे जो है क्या होता है, इसी के एक एंड पे यहाँ से जो है, ये मैं एक बार बताऊं आपको, इसी के एक एंड पे जो है यहाँ हाइड्रोजन, और एक हाइड्रोजन जो भी मैंने हमने जब स्ट्रक्चर देखी थी जिसकी पेंटोस शुगर की, तो कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर हमने बनाई थी, और यहाँ पे CH2OH था, और यहाँ से जो है OH, और ये जो H है यहाँ से निकल कर H2 यहाँ से बाहर निकल जाता है और यहाँ पे अटैच हो जाती है ये पेंटोस शुगर। ठीक है, वो चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए, उसकी हम बात करेंगे। तो ये मैंने जस्ट एक समझाने के लिए आपको बताया है। तो ये 3 जो सब यूनिट्स हैं इनकी हमने बात कर ली, और इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया है। तो अब जो है हम बात करेंगे किस प्रकार जो है नेक्स्ट क्लास में हम क्या देखेंगे उसकी हम बात कर लेते हैं एक बार। आज की क्लास जो है मेरे ख्याल से इतनी ही काफ़ी है, क्योंकि मेरी भी थोड़ी मतलब हेल्थ इशू है। कल से ही जो है क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है, तो वो एनर्जी जो है वो मतलब
अंदर से वो एनर्जी वो फील नहीं आ पा रहा है, तो आज की क्लास ज़्यादा बड़ी हम रखेंगे नहीं। अब बेसिक इंट्रोडक्शन हमने आज की क्लास में देखा है, और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊं तो किस प्रकार से जो है हम बात करेंगे और किस प्रकार से जो है क्या क्या हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो न्यूक्लियोटाइड जो है इसकी हमने आज की क्लास में बात की, और न्यूक्लियोटाइड की एक तो जो है फॉस्फेट ग्रुप हमने पढ़ लिया, उसकी स्ट्रक्चर हमने देखी, अब ये आगे हमको काम आने वाला है। दूसरा जो है इसके अंदर पेंटोज शुगर जो है हमने इसकी स्ट्रक्चर देखी, दो प्रकार की पेंटोज शुगर हमने देखी, राइबोज शुगर और डीऑक्सी राइबोज शुगर, प्लस जो है नाइट्रोजिनस बेस हमने देखे। तो ये तीन चीजें हमने पढ़ी। अब ये दोनों चीजें हैं, ये मिलकर क्या बनाती है, अगर इन दोनों को अटैच करेंगे तो ये मिलकर बनाती है, इनको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, ये दोनों जब मिल जाती है, दोनों यूनिट जब मिल जाती है, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजिनस बेस, ठीक है, किस एंड पे ये नाइट्रोजिनस बेस की ये मिलेगी उसकी अगर हम बात करें तो ये जो है पेंटोज शुगर है, यहाँ पे OH उपस्थित होगा, यहाँ पे OH, ये मैं एक बार RNA की जो शुगर है उसको बना रहा हूँ CH2OH, और इधर भी जो H है। अब ये जो है 5th कार्बन है, यहाँ पे क्या है, ये जो है 5th कार्बन है, तो ये तो अटैच होगा फॉस्फेट ग्रुप से। ठीक है, ये फॉस्फेट ग्रुप से अटैच होगा, लेकिन अगर हम बात करें इसकी 1st कार्बन है, ठीक है, C1 है, और इसके ऊपर जो OH ग्रुप है, यहाँ से H2 निकल कर ये अटैच होगा नाइट्रोजिनस बेस से। ठीक है, और जो भी नाइट्रोजिनस बेस यहाँ पे अटैच होगा वो कुछ इस प्रकार, और ये जो स्ट्रक्चर है ये 3 to 5 एंड की तरफ चलती चली जाएगी। और अगला जो फॉस्फेट ग्रुप है, ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप ऊपर वाला जो हिस्सा है वो अटैच कहाँ से होगा, इसके यहाँ पे से, यानी थर्ड जो एंड है, एक साइड जो 5th एंड है वहां पे अटैच होगा, एक साइड जो 3rd एंड है इस पे नीचे वाला जो फॉस्फेट ग्रुप जो है वो अटैच होगा, और फिर इसके ऊपर एक और फॉस्फेट ग्रुप के ऊपर जो है वापस से शुगर अटैच होगी, उसके फर्स्ट जो कार्बन है इसके ऊपर नाइट्रोजनस बेस अटैच होगा। और यही जो स्ट्रक्चर है काफी लंबी ऐसे न्यूक्लियोटाइड की एक यूनिट बन गई, एक नाइट्रोजनस बेस, एक पेंटोज शुगर की स्ट्रक्चर और एक फॉस्फेट ग्रुप जो है ये मिलकर एक न्यूक्लियोटाइड बन गया। लेकिन अगर बात करें फॉस्फेट ग्रुप को मैं यहाँ से हटा दूं, ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप को अगर मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक, तो ये जो है नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोज शुगर जो है न्यूक्लियोसाइड कहलाती हैं। और न्यूक्लियोसाइड के अंदर जो है फॉस्फेट ग्रुप मिलने पर जो बनता है उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड। तो जब हम क्या करते हैं, न्यूक्लियोसाइड के साथ जो है अटैच कर देते हैं, किसको जोड़ देते हैं जब फॉस्फेट ग्रुप को, तो ये जो बन जाता है, क्या बनता है, ये न्यूक्लियोटाइड। और ये एक यूनिट है, और ऐसी बहुत सारी यूनिट्स मिलकर बना देती है न्यूक्लिक एसिड। जो अपना टॉपिक चल रहा है न्यूक्लिक एसिड, उसकी हमने बात की, तो ये आपको समझ आया होगा मेरे ख्याल से। और नेक्स्ट क्लास में जो है हम इसी को जो है पूरा एक्सप्लेन करके और डीपली इसको पढ़ेंगे। काफ़ी बड़ी ये जो है यूनिट होने वाली है अपनी, काफ़ी लंबा चौड़ा जो है टॉपिक है। तो इसके अंदर जो है हमको पढ़ना है नेक्स्ट क्लास के अंदर DNA RNA वगैरह के बारे में। तो की क्लास को हम यहीं पे फिनिश करते हैं, यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे DNA की स्ट्रक्चर के बारे में। उसके अलावा हम देखेंगे किस प्रकार से जो है ये मैंने चीज़ें बताई आपको, किस प्रकार से जो है ये हमको हेल्प करती है DNA स्ट्रक्चर समझने के अंदर। तो जो स्टूडेंट्स हमारी ये क्लास देख रहा है RPSC 2nd ग्रेड के लिए, तो उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। और अगर इसमें से आपको कुछ चीज़ें समझ आ रही हैं तो प्लीज़ कमेंट करें, और क्या कुछ सजेशंस अगर आपके हैं तो वो भी हमें बताएं, ताकि हम और जो है बेहतर कर सकें। आप और हम मिलकर एक बेहतरीन के लिए ये जो स्टार्ट किया है हमने इसको कंप्लीट करेंगे, और पूरा का पूरा जो सिलेबस है यहाँ पे आपको कंप्लीट करवाया जाएगा। अभी थोड़े हेल्थ इश्यूज़ हैं, इसी वजह से कुछ प्रॉब्लम है, थोड़ा हेडेक है, थोड़ी फीवर है, पता नहीं कुछ प्रॉब्लम हो रखी है। और जो ईयर है लेफ्ट साइड वाला, इसमें शायद थोड़ा इन्फेक्शन है, इसी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम है। तो जल्दी से रिकवर होके
कोशिश करूँगा कि और बेहतर जो है अपनी क्लास को बना पाए और इंटरेस्ट के साथ हम पढ़ेंगे। ठीक है, अगर नोट्स की बात करें तो नोट्स अगर आपको चाहिए तो मैं PDF बना दूंगा, और कहाँ पे अवेलेबल करवाना है आप मुझे बताइएगा, टेलीग्राम या फिर व्हाट्सअप वगैरह के थ्रू, तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, घर पे रहें, स्वस्थ रहें और अपनी तैयारी स्टार्ट करें, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ें, सिलेबस से इधर उधर ना भटकें, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।